Hello and welcome to SPABIS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 17th November 2022. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. And the first article is about Patan Patola Scarf Art. And this topic is important from our syllabus GS paper 1 Art and Culture point of view. सबसे पहले करंट न्यूज़ देखते हैं। तो देखिए, हाल फिलहाल में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने G20 समिट के दौरान इटली के प्रधानमंत्री को पाटन पटोला स्कार्फ गिफ्ट किया है। ये जो पर्टिकुलर एक्शन है, दिस इज़ इन लाइन विथ अ न्यू अप्रोच, अ न्यू फॉरेन पॉलिसी अप्रोच, जिसको नाम दिया जा रहा है गिफ्ट डिप्लोमेसी ऑफ इंडिया। ये जो गिफ्ट डिप्लोमेसी ऑफ इंडिया है, इट इज़ बेसिकली एन इनिशिएटिव फॉलोड बाय आवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। तो जब वो G7 समिट में गए थे, तब भी उन्होंने अलग अलग वर्ल्ड कंट्रीज़ के लीडर्स के लिए ये कई सारे गिफ्ट्स कैरी किया था। उसी तरीके से क्वाड समिट में भी इन द मंथ ऑफ मे दिस ईयर ही कैरिड अ लॉट ऑफ गिफ्ट्स फॉर द रेस्पेक्टिव हेड ऑफ द स्टेट्स ऑफ द मेंबर कंट्रीज। सो दिस इज़ हाउ अ न्यू डायमेंशन इन इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी, जिसको नाम दिया जा रहा है इंडियाज़ गिफ्ट डिप्लोमेसी, वो देखा जा रहा है हाल फिलहाल में। गिफ्ट डिप्लोमेसी को अगर डिफाइन किया जाए तो इट इज़ एन अप्रोच ऑफ कैरिंग गिफ्ट्स फॉर द हेड ऑफ द स्टेट्स ड्यूरिंग मल्टीलैटरल समिट्स। इससे इट इज़ कंसिडर्ड टू बी एन इम्पॉर्टेंट डायमेंशन ऑफ इंडियाज़ मोदी डॉक्ट्रिन, यानी कि जो मौजूदा प्रधानमंत्री हैं, इनके फॉरेन पॉलिसी का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा माना जा रहा है गिफ्ट डिप्लोमेसी। गिफ्ट डिप्लोमेसी से बेसिकली दो फायदे हैं। एक तो इंडिया का सॉफ्ट पावर बढ़ता है, क्योंकि अलग अलग तरह के जो गिफ्ट्स दिए जा रहे हैं उसमें इंडिया के आर्टिस्टिक जो हेरिटेज है या रिचनेस है, उसको रिफ्लेक्ट करने की कोशिश की जाती है। एंड सेकंड, ऑफ कोर्स इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग फ्रेंडली एंड कोर्डियल रिलेशनशिप विथ अदर कंट्रीज। तो ये दो फायदे हैं जो गिफ्ट डिप्लोमेसी से सीधे सीधे देखे जा सकते हैं। अब करंट न्यूज़ में अगर बात की जाए तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने पाटन पटोला गिफ्ट दिया है टू इटालियन प्राइम मिनिस्टर। तो इस कारण से जो पाटन पटोला आर्ट है, इट बिकम्स इम्पॉर्टेंट। हो सकता है आपसे प्रीलिम्स में पूछ लिया, मेंस में भी पूछा जा सकता है। तो पाटन पटोला आर्ट के बारे में ज़रा समझते हैं। दिस पाटन पटोला आर्ट बिलोंग्स टू पाटन रीजन विच इज़ नदर्न गुजरात रीजन। तो पाटन पटोला आर्ट इज़ बेसिकली आर्ट ऑफ डबल इकात पेंटिंग। डबल इकात मतलब दोनों साइड से जब पेंटिंग की जाती है तो उसको हम लोग कहते हैं डबल इकात पेंटिंग। तो पहले ज़रा समझ लेते हैं इकात पेंटिंग क्या होता है। इकात पेंटिंग को हम लोग कहते हैं टाइंग एंड डाइंग पेंटिंग, या हिंदी में बांधनी पेंटिंग। तो एग्जैक्टली इकात पेंटिंग काम कैसे होता है वो ज़रा सा देखिए, इस वीडियो की मदद से आपको बेहतर समझ आएगा। तो इकात पेंटिंग में देखिए, एक ऐसे थ्रेड लिया जाता है, ऐसे वाइट थ्रेड लिया गया, उसमें ऐसे लाइन धागे से पहले तो मार्क कर दिया गया, ऐसे पेंसिल से मार्क कर दिया गया धागे के ऊपर, और फिर इस धागे के ऊपर थ्रेड बांध दिए जाते हैं। इस तरीके से थ्रेड बांध दिए जाते हैं, जिस तरह की हमें पेंटिंग चाहिए उस पैटर्न में थ्रेड बांध दिए जाते हैं। पहले तो पेंसिल से हमने पैटर्न बना लिए और फिर उस पर ऐसे थ्रेड बांध दिया, और थ्रेड बांधने के बाद फिर इसको ऐसे कलर में डुबाया जाता है। इसीलिए इसको कहा जाता है टाई एंड डाइंग। तो पहले बांधा जाता है इसके ऊपर थ्रेड के ऊपर वो आप समझिए ऐसे ये यान को बांधा जाता है, और उसके बाद जो बचा हुआ एरिया है उसको ऐसे डाई कर दिया जाता है। राइट, तो इस एरिया को कवर कर दिया गया। सो स्टेप बाय स्टेप एक बार फिर देख लीजिए। पेंसिल से मार्क किया गया, फिर उसके ऊपर उसको कवर कर दिया गया, और फिर जो बचा हुआ एरिया उसको डाई कर दिया गया अलग अलग रंग से। इससे अलग अलग पैटर्न बन के आ गया थ्रेड के ऊपर। तो थ्रेड के ऊपर जब अलग अलग पैटर्न बन के आ गया तो फिर उसकी मदद से हमने ये पूरा का पूरा टेक्सटाइल बना दिया, जो कलरफुल टेक्सटाइल है बना दिया। तो इसी को हम लोग कहते हैं बांधनी पेंटिंग, क्योंकि बांध करके आपने देखा इस थ्रेड के ऊपर कपड़े को बांध करके पेंटिंग डेवलप की गई है। इसी को कहते हैं टाई एंड डाई पेंटिंग, क्योंकि पहले इसके ऊपर टाई किया गया और फिर पेंटिंग की गई, और इसी को हम लोग कहते हैं इकात पेंटिंग। सो इकात पेंटिंग, दिस इज़ हाउ becomes an important topic for this particular year। तो इकात पेंटिंग को हम लोग इस बार अच्छे से कवर करेंगे। इकात पेंटिंग मे बी आस्क्ड, सो जस्ट गिव मी अ मोमेंट।
चलिए तो आगे चलते हैं। एकात पेंटिंग के बारे में हमने देख लिया। अभी एकात पेंटिंग वाज ओरिजिनेटेड इन इंडोनेशिया। एकात पेंटिंग का एक टाइप है पाटन पटोला, जिसमें दोनों ही साइड में एकात पेंटिंग की जाती है, इसीलिए इसको कहा जाता है डबल एकात वुवन फैब्रिक। और पाटन पटोला को जीआई टैग दिया गया था इन द ईयर 2013। इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट ग्राम न्यायालय and this topic is important from our syllabus GS paper 2 Indian polity point of view। तो ग्राम न्यायालय को समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा अबाउट द प्रॉब्लम्स ऑफ जुडिशियरी इन आवर कंट्री। तो देखिए, जो रिमोट एरियाज़ हैं या फिर जो इनएक्सेसिबल एरियाज़ हैं, वहाँ पे जुडिशियरी की एक्सेसिबिलिटी काफ़ी लो है। यानी कि जो गांव के जो काफ़ी इंटीरियर एरियाज़ हैं, वहाँ पे लोगों के पास ना अवेयरनेस है, ना उनके पास इतनी फाइनेंशियल कैपेबिलिटी है कि वो शहरों में जा कर के हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में या इवन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपने केसेस को वो ले जा सकें। एंड दैट इज़ हाउ यू कैन से कि द मेजर इशू ऑफ जुडिशियरी इज़ एक्सेसिबिलिटी ऑफ जुडिशियरी इन इंटीरियर एंड रूरल एरिया बिकॉज ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस एंड कॉस्ट ऑफ जस्टिस। और इसी कारण से रूरल एरियाज़ में अगर छोटे मोटे डिस्प्यूट हो जाते हैं तो लोग कैसे रिजॉल्व करते हैं? वहाँ पे उन लोग क्या करते हैं, पंचायत बना देते हैं, 5 लोगों को बिठा दिया जाता है पंच प्रमुख, और वो मिल करके फैसला ले लेते हैं जो छोटे मोटे मुद्दे होते हैं पेटी डिस्प्यूट्स के ऊपर। लेकिन ये जो पंच प्रधान का जो कॉन्सेप्ट है रूरल एरियाज़ के अंदर, इसमें बहुत बार कैसा है कि मिसकैरेज ऑफ जस्टिस होता है, मतलब कि जस्टिस इंश्योर करने के बजाय इनजस्टिस हो जाता है, बिकॉज ऑफ कोर्स दीज पीपल आर नॉट वेरी मच ट्रेंड इन द डायरेक्शन ऑफ delivery of justice. They are not very much aware about the concept of natural justice and the procedure that must be followed in order to deliver justice. तो रूरल एरियाज़ में इस कारण से बहुत बार ये जो पंच प्रमुख का कॉन्सेप्ट है दैट yields injustice rather than yielding justice। और इसी कारण से लॉ कमीशन ने अपने 114th रिपोर्ट में रिकमेंड किया कि भारत सरकार को रूरल एरियाज़ में जस्टिस को टाइम बाउंड फैशन में इंश्योर कराने के लिए अलग से एक जुडिशियल सिस्टम इस्टेब्लिश करना चाहिए, विच शुड बी स्पीडी एंड शुड बी इनएक्सपेंसिव एज वेल एंड शुड बी ईजिली एक्सेसिबल टू द पीपल ऑफ रूरल एरियाज़। और लॉ कमीशन के इस रिकमेंडेशन के बाद भारत सरकार के जो पार्लियामेंट ने ग्राम न्यायालय एक्ट पास किया इन द ईयर 2008। और फिर इस ग्राम न्यायालय एक्ट 2008 के हिसाब से रूरल एरियाज़ में स्पीडी जस्टिस के लिए सेटअप किए गए ग्राम न्यायालय। तो इस तरीके से ये जो पंच प्रमुख का कॉन्सेप्ट है, इसको ब्रीच करते हुए जो रेगुलर या आप समझिए इंस्टीट्यूशनल सिस्टम्स लाए गए, जिसको नाम दिया गया ग्राम न्यायालय, विच आर इस्टेब्लिश्ड एज पर ग्राम न्यायालय एक्ट ऑफ 2008। तो ग्राम न्यायालय की अगर बात की जाए तो दे आर प्रिसाइडेड बाय अ न्याय अधिकारी। तो ग्राम न्यायालय को में एक्चुअली में इट इज़ हेडेड बाय ए न्याय अधिकारी, और न्याय अधिकारी इज अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट। और ग्राम न्यायालय बेसिकली सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है या ब्लॉक लेवल पे आप कह सकते हैं। जो पंचायती राज सिस्टम का 3 लेवल होता है ना, तो पंचायत या ग्राम सभा लेवल, फिर इंटरमीडिएट लेवल, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो ग्राम न्यायालय आर क्रिएटेड एट द इंटरमीडिएट लेवल। जुरिडिक्शन बात की जाए अगर ग्राम न्यायालय की कि कहाँ कितने उनके पावर हैं, तो उनका एरिया वाइज जुरिडिक्शन इज डिटरमाइंड बाय द स्टेट गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद द रेस्पेक्टिव हाई कोर्ट। तो वो जिस ब्लॉक के लिए बनाया जाता है ग्राम न्यायालय को, उसी ब्लॉक तक का एरिया होता है उनका जुरिडिक्शन। उसके अलावा अपने एरिया में ग्राम न्यायालय कि अपना एक ऑफिस भी होता है इस तरीके से। उसके अलावा फॉर मोर एक्सेसिबिलिटी और इम्प्रूविंग एक्सेसिबिलिटी कभी कभार मोबाइल कोर्ट भी लगाया जाता है आउटसाइड द हेडक्वार्टर, जिसमें एक वैन के अंदर ग्राम न्यायालय को मूव कराया जाता है फ्रॉम वन विलेज टू अनदर। इंपॉर्टेंट बात जो आपको प्रीलिम्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखनी है कि ग्राम न्यायालय में दोनों ही तरह के सिविल और क्रिमिनल केसेस लिए जा सकते हैं। एंड ग्राम न्यायालय को कई सारे पावर दिए गए, जैसे नॉर्मली जो हमारे कन्वेंशनल कोर्ट्स होते हैं वहाँ पे जो भी एविडेंस रखे जाते हैं दे आर गिवन एज पर एविडेंस एक्ट, इंडियन एविडेंस एक्ट। तो प्रॉपर नियम है कि कौन कौन सी चीज़ें एविडेंस की तरह गिनी जा सकती हैं, कौन कौन सी चीज़ें एविडेंस की तरह नहीं गिनी जा सकती हैं। इसके लिए कानून है इंडियन एविडेंस एक्ट। लेकिन ग्राम न्यायालय में एविडेंस एक्ट के अलावा भी
कुछ ऐसे एविडेंसेज हैं जो ग्राम न्यायालय एक्सेप्ट कर सकता है इन ऑर्डर टू एंश्योर नेचुरल जस्टिस। जैसे आपने देखा होगा फिल्मों में कि मीडिया रिपोर्ट्स कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज एन एविडेंस एज पर एविडेंस एक्ट, पर ग्राम न्यायालय के पास पावर है कि कुछ कुछ ऐसी चीज़ें जो एविडेंस एक्ट द्वारा अलाउड नहीं होती हैं वो भी वो एक्सेप्ट कर सकता है इन ऑर्डर टू एंश्योर नेचुरल जस्टिस। जो ग्राम न्यायालय के फैसले हैं उसको चैलेंज किया जा सकता है अपील के तौर पे इन द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो अगर सिविल मामला है तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा अपील के तौर पे, और अगर क्रिमिनल मामला है तो उसको सेशन कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। ग्राम न्यायालय के फंक्शनिंग में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं। लैक ऑफ इन्फोर्समेंट, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो ये है कि हमारे स्टेट्स में से सिर्फ 9 स्टेट्स ने ग्राम न्यायालय को अभी तक इन्फोर्स किया है, और उन 9 में से जिन्होंने ग्राम न्यायालय अपने अपने स्टेट्स में बनाए हैं, सिर्फ 4 स्टेट्स में ग्राम न्यायालय असल में फंक्शनल हैं। पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है ग्राम न्यायालय को। ऑफिसेज ठीक से नहीं है, बिल्डिंग नहीं है, मैन पावर नहीं है, नोटरीज या स्टैंप वेंडर्स नहीं है। तो मतलब खाली फॉर्मेलिटी की जा रही है इन द नेम ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ग्राम न्यायालय। प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर इज नॉट देयर। दे आर नॉट द न्याय अधिकारीज हु आर प्रिसाइडिंग ग्राम न्यायालय, दे आर नॉट वेल अवेयर अबाउट देयर ओन राइट्स, ओन जुरिडिक्शंस या ओन पावर। कई सारे मामले हैं जैसे फैमिली कोर्ट या लेबर कोर्ट, तो अब ग्राम न्यायालय को समझ ही नहीं आता है कि वो मामला इसको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। इन मेनी केसेस इट्स जुरिडिक्शन इटसेल्फ इज चैलेंज्ड। फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स हैं, फंडिंग सोर्सेज ठीक से डिफाइंड नहीं है कि ग्राम न्यायालय को फंड कहाँ से आएगा टू मैनेज इटसेल्फ। इसीलिए कुछ सजेशंस दिए गए हैं ग्राम न्यायालय की इंप्रूवमेंट के लिए। सबसे पहले तो उसके जुरिडिक्शन को अच्छे तरीके से डिफाइन करने की ज़रूरत है टू प्रिवेंट एनी सॉर्ट ऑफ एम्बिग्विटीज़। फैमिली कोर्ट के मैटर, लेबर कोर्ट के मैटर अलग कर दिए जाएं, इन्वायरमेंट रिलेटेड मैटर्स अलग कर दिए जाए, बट ग्राम न्यायालय में कौन कौन से मुद्दे लिए जा सकते हैं वो ठीक तरीके से डिफाइन किया जाना चाहिए। ग्राम न्यायालय का अपना एक वेल डिफाइंड अपॉइंटमेंट सिस्टम होना चाहिए, प्रॉपर एग्ज़ाम हो टाइम टू टाइम, और उसमें फिर ग्राम न्यायालय के लिए जो प्रोसेस है अपॉइंटमेंट का वो ठीक तरीके से डिफाइन होना चाहिए, और रेगुलर बेसिस पे अपॉइंटमेंट्स होनी चाहिए। प्रोसेस सिंपल हो जाना चाहिए ग्राम न्यायालय का। लोकल लैंग्वेजेस का ज़्यादा इस्तेमाल होना चाहिए ताकि आम लोग जो है ग्राम न्यायालय से कनेक्ट कर पाएँ। लोगों के बीच में अवेयरनेस क्रिएट करने की ज़रूरत है। दैट इज़ वाई सेमिनार्स और प्रेस रिलीजेस कुड बी डन। अलग अलग जगहों पे स्लोगन्स वगैरह लिखवाए जा सकते हैं रूरल एरियाज़ में, और ऑफ कोर्स इंफ्रास्ट्रक्चर तो स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है ही। और इस सब के लिए ज़रूरी है कि स्टेट गवर्नमेंट जो ये ग्राम न्यायालय का जो कॉन्सेप्ट है दैट वाज टू बी इम्प्लीमेंटेड अंडर ग्राम न्यायालय एक्ट 2008 उसको सीरियस तरीके से लें। और इसी कॉन्टेक्स्ट में एक आज का आर्टिकल आया है जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बाकी सारे स्टेट्स जहाँ पे ग्राम न्यायालय फंक्शनल नहीं है, ठीक तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हुए हैं, उनको सुप्रीम कोर्ट ने 4 हफ्तों का टाइम दिया है। और अलग अलग स्टेट्स में वहाँ के हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया है कि ग्राम न्यायालय का टाइम बाउंड फैशन में इम्प्लीमेंटेशन को हाई कोर्ट सर्विलेंस करे और ये इंश्योर कराए कि सारे स्टेट्स में ग्राम न्यायालय सेटअप किए जाए और उनको पूरी तरह से फंक्शनल बनाया जाए। ग्राम न्यायालय के ऊपर यूपीएससी ने 2016 में ये प्रीलिम्स में सवाल पूछा था। प्लीज़ अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कॉमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट सी विजिल 2022 and this topic is important from our syllabus GS paper 3 internal security point of view। तो करंट न्यूज़ देखते हैं। देखिए, सी विजिल एक मेरी टाइम एक्सरसाइज है। मेरी टाइम यानी कि ओशन से रिलेटेड एक्सरसाइज है जो 2018 से शुरू किया गया था। इस सी विजिल में होता क्या है कि हमारा जो कोस्ट लाइन एरिया है वहाँ पे विजिलेंस प्रिपरेशन की कितनी इम्प्रूवमेंट हुई है या विजिलेंस प्रिपरेशन हमारी कितनी अच्छी है उसको टेस्ट करने के लिए ये सी विजिल एक्सरसाइज कराया जाता है। 2018 से शुरू किया गया है सी विजिल एक्सरसाइज। तो सी विजिल में जो हमारा पूरा का पूरा कोस्ट लाइन है लगभग 7,516 किलोमीटर का पूरे कोस्ट लाइन पे सी विजिलेंस एक्सरसाइज कराया जाता है। और सी विजिल एक्सरसाइज इज बेसिकली कंडक्टेड बाय द कोस्टल पुलिस ऑफ रेस्पेक्टिव स्टेट्स प्लस कोस्ट गार्ड्स in coordination with Indian Navy। तो it's basically a naval exercise conducted by 3 entities, Indian Navy, Coast Guards and Coastal Police of respective states। सी विजिल एक्सरसाइज क्यों स्टार्ट किया गया उसके पीछे कारण है जो 26/11 का टेरर अटैक इंडिया के अंदर हुआ था 2008 में। तो आपको पता होगा कि जो 2008 में जो मुंबई के अंदर टेरर अटैक हुआ था इंडिया में, उसके जो परपेट्रेटर्स थे या जो टेररिस्ट थे वो सी के रास्ते ही हमारे
देश में इंटर हुए थे, मुंबई में इंटर हुए थे। तो और वहाँ पे कहीं ना कहीं सी विजिलेंस में लैप्सेस हुए थे और इस कारण से सी विजिलेंस को स्ट्रेंथन करने के लिए एक ज्वाइंट मेरीटाइम एक्सरसाइज शुरू किया गया है जिसका नाम है सी विजिल। और इस साल 3rd एडिशन ऑफ सी विजिल एक्सरसाइज हो रहा है 2022 में। आपको सी विजिल एक्सरसाइज और ट्रॉपेक्स एक्सरसाइज में कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान से समझिएगा। सी विजिल एक्सरसाइज भी कोस्टल रीजन पे होता है, ट्रॉपेक्स एक्सरसाइज भी कोस्टल रीजन में होता है। सी विजिल भी 2 साल में एक बार होता है, ट्रॉपेक्स भी 2 साल में एक बार होता है, लेकिन ट्रॉपेक्स कंडक्ट करती है इंडियन नेवी और ट्रॉपिक एक्सरसाइज का फुल फॉर्म है थिएटर लेवल रेडीनेस ऑपरेशनल एक्सरसाइज। ट्रॉपिक्स में क्या होता है कि इंडियन नेवी अपने आप को प्रिपेयर करती है फॉर अटैक एंड काउंटर अटैक, जबकि सी विजिल इज अबाउट सर्विलेंस एंड विजिलेंस ऑफ द कोस्ट, कि कोई भी टेरर ग्रुप या फिर कोई इस तरह का इंसर्जेंट ग्रुप हमारे देश में ना घुस जाए, एंटी सोशल एलिमेंट या क्रिमिनल एलिमेंट हमारे देश में ना घुस जाए। तो ये सी विजिल इज फॉर विजिलेंस, जबकि ट्रॉपिक्स एक्सरसाइज इज कंडक्टेड बाय इंडियन नेवी अलोन, जिसका मेन गोल होता है टू प्रिपेयर इंडियन नेवी फॉर अटैक एंड काउंटर अटैक। सो आई होप देयर इज अ क्लैरिटी इन द डिफरेंस बिटवीन द टू। सी विजिल एक्सरसाइज किस लिए है और ट्रॉपिक्स एक्सरसाइज किस लिए है, दोनों के बीच में आई होप आपको पूरी तरह से क्लैरिटी आ गई होगी। सी विजिल एक्सरसाइज हाल फिलहाल में कंडक्ट कराया जा रहा है। इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। The next article is about Assam Millet Mission, and this topic is important from our syllabus GS paper 5 Assam issues point of view. मिलेट के बारे में जरा समझते हैं। देखिए, मिलेट इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द ओल्डेस्ट नोन फूड्स टू द ह्यूमन, और इसके हाई न्यूट्रिटिव वैल्यूज़ के कारण इसमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन रहता है, इस कारण से इसको सुपर फूड भी माना जाता है। सुपर फूड बिकॉज इट इज़ रिच इन न्यूट्रिएंट्स लाइक कॉपर, मैग्नीशियम, फास्फोरस एंड मैग्नीज। और मिलेट का ग्लाइसेमिक इंडेक्स काफ़ी कम होता है। तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स इज़ अ स्केल दैट इज़ यूज्ड टू मेजर कार्बोहाइड्रेट कंटेंट। तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स में मिलेट काफ़ी कम है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट इसके अंदर काफ़ी कम है। मिलेट के अंदर अलग अलग टाइप्स हैं, जैसे सोरगम, पर्ल मिलेट जिसको हम बाजरा कहते हैं, फिंगर मिलेट जिसको रागी कहते हैं, स्मॉल मिलेट्स एंड आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिलेट्स। अगर बात करा जाए इंडिया के अंदर मिलेट्स की, तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO के हिसाब से इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिलेट इन द वर्ल्ड, और पूरे दुनिया का लगभग 41% मिलेट हमारे देश में अकेले प्रोड्यूस होता है। और इंडिया के अंदर भी राजस्थान इज़ द लार्जेस्ट मिलेट प्रोड्यूसिंग स्टेट। अगर एक्सपोर्ट की बात की जाए तो इंडिया इज़ 5th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ मिलेट इन द वर्ल्ड। अभी करंट न्यूज़, क्यों मिलेट इंपॉर्टेंट है इस साल, वो भी APSC एग्जाम के लिए, वो आपको समझना है। हाल फिलहाल में असम सरकार एक इनिशिएटिव लेकर के आई है जिसका नाम है आसाम मिलेट मिशन, जिसका मेन गोल है मिलेट के प्रोडक्शन को हमारे स्टेट में बढ़ाना, क्योंकि मिलेट से न्यूट्रिशन ज़्यादा से ज़्यादा मिलता है। तो हमारे स्टेट के अंदर जो न्यूट्रिशनल इनसिक्योरिटी का प्रॉब्लम है उसको कुछ हद तक एड्रेस किया जा सकता है। मिलेट प्रोडक्शन से कैसा है कि हमारे फार्मर्स की इनकम को बढ़ाया जा सकता है। मिलेट आर लेग्यूमिनस क्रॉप्स एज वेल, यानी कि मिलेट्स के कल्टीवेशन से सॉइल की प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी और इससे फिर ओवरऑल हमारे स्टेट आसाम के अंदर क्रॉप प्रोडक्टिविटी बढ़ सकती है। इस कारण से इन सब फायदों को ध्यान में रखते हुए आसाम मिलेट मिशन लॉन्च किया गया है आसाम सरकार द्वारा। एंड दिस आसाम मिलेट मिशन इज़ बीइंग इम्प्लीमेंटेड विथ हेल्प ऑफ वर्ल्ड बैंक फाइनेंस्ड प्रोजेक्ट जिसका नाम है अपार्ट स्कीम। तो अपार्ट स्कीम एग्रीकल्चर को डेवलप करने के लिए पहले से चल रहा है हमारे स्टेट असम में। अपार्ट स्कीम का फुल फॉर्म है असम एग्री बिजनेस एंड रूरल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट। दिस अपार्ट स्कीम इज बीइंग रन इन असम much before this particular Assam Millet Mission. This APART scheme has been financed by World Bank and now APART scheme को फिर कन्वर्स किया जा रहा है विद असम मिलेट मिशन इन ऑर्डर टू इंक्रीज द मिलेट प्रोडक्शन इन असम। और माना जा रहा है कि जो असम मिलेट मिशन है इट इज़ इन सिंक विद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आत्मनिर्भर भारत अभियान इनिशिएटिव सेल्फ सफिशिएंसी। इससे डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप में मदद मिलेगी। कन्वेंशनल क्रॉप को हम ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं तो हमारा जो सॉइल फर्टिलिटी है वो भी बढ़ेगा। देखिए, मिलेट की इंपॉर्टेंस को ध्यान में रखते हुए क्या यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने आने वाला जो साल है 2023 उसको डिक्लेयर कर दिया है एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। तो ये भी फैक्ट पीटी पर्सपेक्टिव से याद रखिएगा। आने वाला जो साल है 2023 दैट विल बी सेलिब्रेटेड एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स इन ऑर्डर टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द न्यूट्रिशनल सिग्निफिकेंस ऑफ मिलेट एंड इंक्रीज
द कंजम्पशन ऑफ मिलेट वर्ल्ड वाइड। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने इसको डिक्लेयर कर दिया है इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। कल जो हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते हैं। इस सवाल का आंसर होगा ऑप्शन ए, क्योंकि जो एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल है दैट इज ओनली फॉर एसटी कैटेगरी स्टूडेंट्स, नॉट फॉर एससी कैटेगरी स्टूडेंट्स। एंड क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स इज पब्लिश्ड बाय जर्मन वॉच। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।